आज से लगभग 80 साल पहले एक गांव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार में लगभग 50 सदस्य और दूसरे परिवार में भी लगभग 4 सदस्य रहते थे। इस परिवार का जो मुखिया था अपने इन चारों सदस्यों के साथ कैसे रहता था, तो उसमें पहले फैमिली की अगर बात करेंगे तो पहले फैमिली का जो मुखिया था वो अपने चारों सदस्यों को इक्वल ट्रीट करता था, उनकी नीड, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन पे बराबर काम करता था। वहीं पे जो दूसरे परिवार का मुखिया था वो अपने बड़े बेटे के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता था, उसके साथ ज़्यादा पावर को शेयर करता था, उसकी नीड, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा काम करता था। मतलब कि बड़े बेटे को फेवर करता था, बाकी सभी सदस्यों को वो इग्नोर करता था। तो अब अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि इन दोनों परिवार के जो मुखिया ने जिस प्रकार से अपने यहां पावर शेयरिंग की मैनेजमेंट को मैनेज किया, उसका रिजल्टेड आउटकम क्या आएगा। ये दोनों परिवार कौन है? तो ये दोनों परिवार हैं बेल्जियम और श्रीलंका। कौन है? बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे मन में अभी चल रहा है कि जिसने पावर को शेयर किया वो अपने यहां पीसफुल इक्वलिटी को मेंटेन कर लेगा, पीसफुलनेस को मेंटेन कर लेगा, इक्वलिटी को मेंटेन कर लेगा। वहीं पर जिसने पावर को शेयर नहीं किया सबके साथ इक्वली, वो अपने यहाँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है सिमन दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग क्लास 10 सीरीज का पहला चैप्टर। उसके लेने वाले हैं कंप्लीट वन शॉट को। विद इन 25 मिनट्स हम इसके सभी एस्पेक्ट को बड़े ही कम समय में टू द पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं सभी एस्पेक्ट को। चैप्टर में आने से पहला जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में किन किन टॉपिक से हमें रूबरू होना है, तो हमें इन दोनों देशों के कौन-कौन से बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी को देखना है। दोनों ने अपने यहाँ की एथनिसिटी को हैंडल करने के लिए प्रोसेस, उन सभी चीजों में क्या क्या किया, उसका आउटकम क्या आया, इन दोनों बातों को जानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, यानी व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर किन किन फॉर्म्स में डिवाइडेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम समझ चुके हैं कि इन्हीं दोनों देशों की केस स्टडी के थ्रू हमको इस चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार करनी है। और ये दोनों देश कौन है? बेल्जियम और श्रीलंका। इसमें दोनों के देखेंगे एथनिक कंपोजिशन को, और बेल्जियम ने अपनी एथनिक कंपोजिशन को, अपनी एथनिक डाइवर्सिटीज को किस प्रोसेस के माध्यम से हैंडल किया, वहीं पर श्रीलंका ने अपनी एथनिक कंपोजिशन को, अपनी एथनिक डाइवर्सिटीज को किस प्रोसेस के माध्यम से हैंडल किया। इन दोनों केस स्टडी को देखेंगे। इसके बाद 4 फॉर्म्स में पावर वर्तमान मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हमें डिवाइडेड होती हुई देखने को मिलती है, और ये चारों फॉर्म्स क्या हैं इसको जानेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। और इसके बाद चैप्टर को करेंगे कंसोलिडेट, चैप्टर होगा हमारा कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर वन शॉट वे में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो एंड तक आप बने रहिए और सभी पॉइंट्स को समझते रहिए। सबसे पहले दोनों देशों के लोकेशन को हम लोग जानते हैं। बात करें और बेल्जियम और श्रीलंका की, तो ये अपना भारत है। भारत के नीचे आप देखेंगे तो श्रीलंका आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो फ्रांस के जस्ट ऊपर आपको बेल्जियम देखने को मिल जाता है। ये हो गया बेल्जियम और श्रीलंका की जो लोकेशन है वर्ल्ड व्यू में, वर्ल्ड मैप में। वहीं पर अब स्टार्ट करें दोनों की एथनिक कंपोजिशन की, यानी केस स्टडी की बात करें तो बेल्जियम और श्रीलंका, यहां से प्रश्न अगर बनता है तो बहुत ही छोटे व्यू में आप सभी एस्पेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें बेल्जियम की, अगर आप बेल्जियम को देखते हैं ध्यान से, तो ये बेल्जियम का जो अपर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। जो लोअर पार्ट है उसको वेलोन रीजन। क्या बोलते हैं? वेलोन रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं? डच लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज को? डच लैंग्वेज को। यानी कि यहाँ पे जो एथनिक डाइवर्सिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटीज है। यानी कि 59% लोग जो बेल्जियम में हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। वहीं पे 40% लोग वेलोन रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी जो ये आपको छोटा सा क्रिस क्रॉस किया हुआ दिख रहा है मैप में कोने में, तो यहाँ पर 1% लोग क्या हैं? 1% लोग जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं। कौन से हैं? जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं। यानी कि 3 प्रकार के एथनिक कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाते हैं बेल्जियम में। वहीं पर अगर बात करें
ये जो बीच में आप देख रहे हैं कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की, तो यहाँ पे 80% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलती है। किस लैंग्वेज को बोलती है? फ्रेंच लैंग्वेज को। बाकी बची 20% लैंग्वेज डच लैंग्वेज को, बची जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज को बोलती है। अब थोड़ा दोनों को ध्यान से देखिए आप, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डच क्या है 59%। कितनी है? 59%, यानी देश में क्या है? ज्यादा है। लेकिन वही कैपिटल सिटी की अगर बात करेंगे तो कैपिटल सिटी में कौन ज्यादा है? फ्रेंच ज्यादा है। कितना परसेंट? 80%। यानी जो देश में ज्यादा है वो यहाँ पे कैपिटल सिटी में क्या है? कम है। और जो देश में क्या है? 40%। कितना परसेंट है? 40%। वो कैपिटल सिटी में क्या है? ज्यादा है। यानी जो देश में ज्यादा है कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में कम है, और जो कैपिटल सिटी में ज्यादा है वो देश में क्या है? कम है। ये एथनिक कंपोजिशन है किसका? बेल्जियम का, जिसको हम लोग जानने वाले हैं, लिखने वाले हैं। लेकिन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। 59% लोग किस रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। और किस लैंग्वेज को बोलते हैं? डच लैंग्वेज को। वहीं पर 40% लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और किस लैंग्वेज को बोलते हैं? तो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। बाकी बचे 1% लोग कहाँ पे रहते हैं? जो बेल्जियंस हैं वो जर्मन रीजन में रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। मतलब रीजन ना बोल के आप बोलिए कि जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन की, जो जर्मन स्पीकिंग जो पीपल है उनकी जो पॉपुलेशन है वो ओनली 1% है। कितनी परसेंट है? 1%। वहीं पे कैपिटल सिटी की बात करेंगे ब्रसेल्स की, तो 80% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को। और 20% लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं? डच लैंग्वेज को। तो आई होप आप जो है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर चुके होंगे। अब बात अगर करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जब आप मैप देखते हैं, किसको देखते हैं? श्रीलंका के मैप को आप देखते हैं तो ये श्रीलंका का मैप आप देख रहे हैं। श्रीलंका में होता क्या है कि श्रीलंका में 74% पीपल जो हैं सिन्हाला स्पीकर्स हैं। कौन से स्पीकर्स हैं? सिन्हाला स्पीकर्स हैं। वहीं पर 18% लोग कौन से स्पीकर्स हैं? किस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं? तमिल स्पीकर। अब इस तमिल स्पीकर में दो सब ग्रुप हैं, 13% और 5%। 13% जो हैं श्रीलंकन तमिल्स हैं। क्या हैं? जो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं, श्रीलंका के क्या है? नागरिक हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। यानी तमिल्स में दो सब ग्रुप, एक 13%, एक 5%। 5% क्या है? इंडियन तमिल्स। क्या है? इंडियन तमिल, जिनके फोर फादर वो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में और श्रीलंका दोनों में क्या बोल सकते हैं, काबिज थी, तो यहाँ से लोगों को प्लांटेशन वर्क कराने के लिए भारत से यानी तमिलनाडु से ले जाया जाता था श्रीलंका में, और वो जाके वही रह भी गए। तो जिनके फोर फादर कॉलोनियल पीरियड में भारत से आए और श्रीलंका में रह गए, वो तमिलियन जो भारत से आए श्रीलंका में रह गए, तो उनको बोला गया क्या? इंडियन तमिल्स। और उनकी आबादी कितनी थी? 5%। तो कुछ इस तरीके से एथनिक कंपोजिशन आप बेल्जियम का, श्रीलंका का देख सकते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बारे में आपने समझ लिया। यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप है, किसकी बात कर रहे हैं? श्रीलंका की। वो है सिन्हाला स्पीकर्स। कौन है? सिन्हाला स्पीकर्स। उनकी आबादी कितनी है? 74%। बाकी जो तमिल स्पीकर्स की बात करें तो इनकी आबादी 18% है, यानी 18% है। और 18% में 13% क्या है? श्रीलंकन तमिल्स, और 5% क्या है? इंडियन तमिल्स। बात करें, ये तो हो गया लैंग्वेज के बेस पे। थोड़ा सा रिलीजियस बेस पे भी अगर देखा जाए तो 7% लोग, कितने परसेंट? 7% लोग क्रिश्चियंस हैं। क्या है? क्रिश्चियंस, यानी ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार की एथनिक कंपोजिशन हमें बेल्जियम और श्रीलंका की देखने को मिल जाती है। आई होप आप एथनिक कंपोजिशन को आप जान गए होंगे। अब इस एथनिक कंपोजिशन को, इस एथनिक डाइवर्सिटीज को दोनों देशों ने कैसे हैंडल किया, थोड़ा सा एक नजर इस पर हम लोग डालते हैं। बात करें अगर श्रीलंका की, किसकी बात करें? श्रीलंका की। तो श्रीलंका ने अपने यहाँ किस पॉलिसीज को, किस आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया, तो वो आइडियोलॉजी थी मेजोरिटेरियनिज्म। क्या थी? मेजोरिटेरियनिज्म। यानी मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। यानी कि एक ऐसा बिलीव जिसमें यह माना जाए कि किसी देश में, किसी स्थान पे, किसी टेरिटरी पे जो मेजर कम्युनिटी होती है, यानी जो ज्यादा होते हैं, मेजोरिटी में जो होते हैं, वही कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, शासन के योग्य होनी चाहिए, विच एवर वे इट वांट, चाहे जो भी, चाहे जिस तरह कैसे भी हो, चाहे भले ही डिसरिगार्ड करना पड़े विश और नीड किसके? माइनॉरिटी को। तो ये जो आइडियोलॉजी है,
कहलाती है मेजोरिटेरियनिज्म, यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें ये माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल विच एवर इट वे वांट, चाहे जैसे भी करे, चाहे इसके लिए माइनॉरिटी के नीड विश कंसर्न सबको क्या करना पड़े, डिसरिगार्ड करना पड़े, लेकिन मेजोरिटी कम्युनिटी ही हमेशा शासन करनी चाहिए। तो ऐसी आइडियोलॉजी क्या कहलाती है, मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहलाती है, मेजोरिटेरियनिज्म। तो अब इस मेजोरिटेरियनिज्म के लिए वहां की गवर्नमेंट ने, कहा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपनी एथनिसिटी को कैसे हैंडल किया, तो मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट करके किया। और क्या क्या इसके माध्यम से किया, तो उन्होंने सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टेबलिश करने का प्रयास किया। अब ये सिन्हाला सुप्रीमेसी क्यों, क्योंकि वहां की जो मेजर कम्युनिटी है वो 74% सिन्हाला कम्युनिटी है, और इस अधिक होने की वजह से इन्हीं की सुप्रीमेसी को गवर्नमेंट फेवर कर रही है, यानी बड़े बेटे को फेवर किया जा रहा है। सो उसके लिए उसने क्या क्या कदम उठाए। इन 1956 की बात करें तो एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज द डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। किसको, सिन्हाला लैंग्वेज को, और तमिल लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड किया गया 1956 में एक कानून को पास करके। इसके बाद गवर्नमेंट जो है फॉलो करना शुरू कर देती है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट द फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी जॉब्स एंड पोजीशन, यानी किसी प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सिन्हाला एप्लीकेंट्स को लगातार गवर्नमेंट क्या करना शुरू कर दी, फेवर करना शुरू कर दी। साथ ही साथ एक ऐसे संविधान को स्टिपुलेट किया गया, एक ऐसे संविधान की व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, क्योंकि सिन्हाला जो कम्युनिटीज थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी, इसलिए सरकार भी एक ऐसे संविधान को तैयार करना शुरू कर दी जिसके माध्यम से सरकार खुद शैल प्रोटेक्ट और फोस्टर करे किसको, बुद्धिज्म को, यानी बौद्ध धर्म को, और जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ एलिनेशन किसके बीच में, श्रीलंकन तमिल्स में शुरू हो जाता है। और जब शुरू हो जाता है तो ये तमाम पार्टीज और स्ट्रगल के माध्यम से अपनी कुछ डिमांड को इन पार्टीज स्ट्रगल के माध्यम से रखना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि डिमांड उनकी क्या क्या थी कि रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। साथ ही साथ अगर आप हमको पावर शेयर नहीं कर रहे हो तो हमारा एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम बना दो। क्या बना दो, इंडिपेंडेंट तमिल एलम बना दो, तमिल स्टेट बना दो। और ये तमिल एलम कभी कभी पूछता है एमसीक्यू में किस पार्ट में, तो नॉर्थ और ईस्टर्न, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में इन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल एलम की डिमांड की। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब किसी बात को नहीं सुन रहे हैं तो इस बात को भी वहां की जो सिन्हालियन गवर्नमेंट है वो नहीं सुनेगी, और जब वो नहीं सुनेगी तो श्रीलंका और जो है श्रीलंका में जो सिन्हालास और जो तमिल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, तमिल्स में क्या हो जाता है, सिविल वार। और सिविल वार उसे कहते हैं जब घर देश के अंदर ही नागरिक आपस में क्या करने लगे, युद्ध लड़ने लगे। स्थिति नागरिकों की ही, एक देश के अंदर ही नागरिकों की स्थिति क्या हो जाए, खराब हो जाए, लड़ना, एक दूसरे से विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, वार जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग सिविल वार बोलते हैं। तो हमने देखा कि एक देश में दो कम्युनिटीज रहती थी, सिन्हाला और तमिल। एक को पावर शेयर किया गया, एक को पावर शेयर नहीं किया गया, एक ने डिमांड किया तो भी उसको इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से कंडीशन वर्स्ट हो गई और सिविल वार जैसी व्यवस्था में देखने को मिल जाती है। वहीं पे दूसरे देश की बात करें जिसका नाम है बेल्जियम, तो बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए किन मेजर्स को अडॉप्ट करा है, तो उसने अपने यहाँ एकोमोडेशन को अडॉप्ट करा है। किसको किया है, एकोमोडेशन को किया गया। सबसे पहले अगर बात करें कि एकोमोडेशन किसे कहते हैं, तो एकोमोडेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड विद समथिंग डिजायर्ड, नीडेड और सूटेड, यानी किसी व्यक्ति को प्रोवाइड कराना जो उसके लिए आवश्यक हो, जो उसके लिए जरूरी हो, जो उसके लिए वो इच्छा कर रहा हो, जो उसको सूट करना हो, यानी ऐसी कोई भी चीज अगर हम कोई भी नीड, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करा देती है, तो वो गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि वो हमारी चीजों को एकोमोडेट कर रही है। क्या कर रही है, एकोमोडेट कर रही है, यानी कुछ ऐसा जो डिजायर्ड हो, नीडेड हो, सूटेड हो, उसको क्या करना, प्रोवाइड करना, यही कहलाता है क्या, एकोमोडेशन। क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। बेल्जियम मॉडल जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अपनी इस शानदार मैनेजमेंट की वजह से बेल्जियम गवर्नमेंट ने, बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी, बड़े ही शानदार तरीके से इस व्यवस्था को हैंडल कर लेती है। क्या कर लेती है, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी इस व्यवस्था को क्या कर लेती है,
हैंडल कर लेती है। अब वो क्या क्या मेजर्स को एडॉप्ट करती है, थोड़ा सा एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ जो रीजनल डाइवर्सिटीज थी, जो एग्जिस्ट करती हुई रीजनल डाइवर्सिटीज थी, उसको और कल्चरल डाइवर्सिटीज को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि क्या क्या समस्याएं हमारे देश में। रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज को क्या किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। और इसके बाद बिटवीन 1970 एंड 1993 उन्होंने दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। उन्होंने अपने संविधान को 4 बार, कितनी बार, 4 बार क्या किया, अमेंड किया, संशोधन किया। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया गया कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। पहला चीज उसने ये किया। उसके बाद संविधान को हमको पता है कि 4 बार उन्होंने संशोधन किया, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं रखा, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर उसने क्या किया, बेल्जियन गवर्नमेंट ने शेयर किया। और इसके बाद ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। एक तो देश में हो गया कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिया गया, फ्रेंच स्पीकिंग भी और डच स्पीकिंग भी। फिर वहीं पे बात करें ब्रसेल्स यानी कैपिटल सिटी की, तो वहां पे ऐसा सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों कम्युनिटीज, कौन कौन सी, फ्रेंच और डच, दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे शामिल कर दिए गए। और इन सब के अलावा एक थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तो हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक क्या हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक हो गई आपकी, एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, और एक हो गई कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या हो गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या हो गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो 3 प्रकार की सरकार वहां पे हमें देखने को मिल जाती है। तो एक बन गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बन गई स्टेट गवर्नमेंट, और अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किस आधार पे हो सकती है, आपकी हो सकती है लैंग्वेज ग्रुप के आधार पे हो सकती है, कल्चर के आधार पे हो सकती है, एजुकेशन, देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट, चूंकि वहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटीज थी, तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी वो लैंग्वेज के बेस पे ही बनेगी। अब ये साथ ही साथ ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, चाहे वो लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो, चाहे कल्चरल रिलेटेड इशू हो, चाहे एजुकेशनल रिलेटेड इशू हो, चाहे रिलीजन रिलेटेड कोई भी संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसको ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। यानी कि अगर एक सेंटर बना दिया, एक स्टेट बना दिया और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट काम क्या था कि किसी प्रकार की लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू है, कोई कल्चरल रिलेटेड इशू है, कोई एजुकेशनल रिलेटेड इशू है, कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, तो उसको ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जिसको थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं इन बेल्जियम में, वो इसको हैंडल करती है, वो इसको देखती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेल्जियन मॉडल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी बहुत ही शानदार तरीके से उसने मैनेज किया, और जिसकी वजह से जब यूरोपियन यूनियन अपना हेडक्वार्टर बनाने आ रहे थे, तो उन्होंने ब्रसेल्स को ही अपना चूज किया एज इट्स हेडक्वार्टर। ये हमने देख लिया बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों के केस स्टडी को, दोनों के एथनिक कंपोजिशन को, दोनों की एथनिक डाइवर्सिटीज को, और साथ ही साथ दोनों ने अपने यहाँ एथनिक डाइवर्सिटीज को कैसे हैंडल किया, इस प्रोसेस को। अब बात करें कि पावर शेयरिंग की जरूरत हमें क्यों है, कि वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के होने के 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, प्रूडेंशियल रीजन। क्या बोला जा रहा है, प्रूडेंशियल रीजन, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कोई लॉजिक है, पावर शेयरिंग करने के पीछे कोई लॉजिक है और कोई एक नैतिक कर्तव्य भी है। एक मोरल रीजन बताया गया, एक प्रूडेंशियल रीजन बताया गया पावर को शेयर करने का। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या बताया गया कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग वो एलिमेंट होता है समाज में जो जब समाज में रहता है तो समाज में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी देश में अगर पावर शेयर हो रही है तो वहां पे विवाद होने की जो संभावना है बहुत ही कम हो जाती है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी को लाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, पावर शेयरिंग है। और फिर बोल रहा है कि अगर आप मेजोरिटी में हैं तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन लीड्स मेजोरिटी एडवर्सरी एज वेल। अगर आप मेजोरिटी में हैं और माइनॉरिटी पे क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो सिर्फ ये माइनॉरिटी पर ही अत्याचार नहीं है, माइनॉरिटी को ही आप परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ऐसा करने से मेजोरिटी भी ऑफन र्यून हो रही है, वो भी नष्ट हो रही है, वो भी परेशान हो रही है। तो ये हमने देखा प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन की बात करें तो पावर शेयरिंग को क्या बोलता है, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी।
अगर कोई देश में डेमोक्रेसी है तो वहां पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए, अर्थात लोकतंत्र की आत्मा क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नहीं है, यानी पावर शेयरिंग के माध्यम से ही आप मेजर्स कर सकते हैं कि किसी देश में लोकतंत्र कितना डीप डाइव है, लोकतंत्र कितना बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर पावर शेयरिंग जितना होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। पावर शेयरिंग जितना नहीं होगी, समझिए एक तंत्र की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ देश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि लोकतंत्र की जो आत्मा है वो क्या है? पावर शेयरिंग। और पीपल के पास हम जानते हैं डेमोक्रेसी में ये अधिकार होना चाहिए, उनके साथ ये पावर शेयर होनी चाहिए कि वो कंसल्ट कर सके ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, कि वो कैसे शासित होंगे। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जिसमें जहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं तो आपके क्या करते हैं? थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द गवर्नमेंट या एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, यानी कि जहाँ गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट बॉडी में। तो दो हमने देखा कि पावर शेयरिंग के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला प्रूडेंशियल, दूसरा मोरल। प्रूडेंशियल में क्या है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, इसलिए पावर शेयरिंग क्या है? होना चाहिए। पावर शेयरिंग अच्छा होता है। दूसरा क्या है? इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या होता है? लोकतंत्र की आत्मा होता है। ये हमने देख लिया रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें कि 4 फॉर्म्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। वो चारों फॉर्म्स क्या क्या हैं हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, हम मानते क्या है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये माना जाता है कि लोग ही क्या है? सब कुछ है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हम जानते हैं लोग खुद पे ही क्या करते हैं? शासन करते हैं। किसके माध्यम से? थ्रू इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी होता है। और लोकतंत्र की बात करें तो पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। मतलब यही बातें पावर शेयरिंग की अच्छी है और लोकतंत्र की अच्छी होती है कि उसमें ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो सके, मतलब अंतिम नागरिक तक भी क्या होना चाहिए? पावर की शेयरिंग। जहां तक संभव वहां तक पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर बटी होनी चाहिए। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि अब इस आधार पे मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये चारों फॉर्म्स आपको दिख रहे होंगे। अब इन चारों फॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो पहला फॉर्म्स क्या है? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। इन चारों फॉर्म में पावर वर्तमान मॉडर्न डेमोक्रेसीज में शेयर्ड होते हुए देखने को मिलती है। अब अगर आर्गन की बात करें तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला बात, आर्गन क्या होते हैं? जो एक सेम लेवल पे पावर को क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। अर्थात इस आर्गन्स में जो गवर्नमेंट के आर्गन होते हैं सब इक्वल पावर को होल्ड करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये तीनों क्या है? गवर्नमेंट के आर्गन कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और चूंकि ये तीनों जो आर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं, जिससे कि सत्ता का बैलेंस भी बना रहता है। इसलिए इस प्रकार का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है उसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आर्गन्स आपस में एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एंजॉय ना कर सके, एक्सरसाइज ना कर सके। तो ये पहला आर्गन्स हो गया। दूसरा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो आपको लग गया हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, लेवल 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 लेवल, यानी कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल। यानी कि पावर हमें मॉडर्न डेमोक्रेसी में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में भी शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को शेयर करता है स्टेट को, और स्टेट पावर को शेयर करता है किसको? लोकल को। और लोकल में हम लोग जानते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पावर ऑलरेडी शेयर होती है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक भी पावर क्या होती है? पहुंचती है। और इस प्रकार के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोला जाता है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और यही इसी को हम लोग बोल सकते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको हम लोग चैप्टर 2 में, जिसका नाम है फेडरलिज्म, में कंसोलिडेट करेंगे। इसके सभी कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, टू द पॉइंट डिस्कशन ऑलरेडी आप देख सकते हैं जाके। ये क्या है? 1 शॉट है, जिसमें कि एक बार में हम कंप्लीट ओवरव्यू को ले रहे हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, समाज में
तमाम डाइवर्सिटीज होती है, तमाम सोशल ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, किसी भी तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, इनमें भी पावर शेयरिंग है। जैसे बेल्जियम में हमने देखा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी थी वो इसी का ही शानदार एग्जाम्पल है। यानी लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, भाषाई तौर पे और भी किसी आधार पे अगर कोई ग्रुप है समाज में तो उस ग्रुप के साथ भी क्या होती है, पावर शेयरिंग होते हुए हमें देखने को मॉडर्न डेमोक्रेसी में मिल जाती है। जैसे कि समाज में कोई सोशली वीकर सेक्शन है, वुमेन्स हैं, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाओं के लिए जो किया गया है ये आखिर उनको एम्पावर करने के लिए ही तो किया गया है। सोशली वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए भी तो पावर शेयर किया गया, यानी कि समाज में जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, पावर शेयरिंग होते देखने को मिल जाती है। और इस थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सोशल ग्रुप में पावर शेयर करना, तो इसके करने के पीछे जो रेशनल है, जो कारण है, जिसको जो रीजन है इस बिहाइंड द सोशल ग्रुप में पावर को शेयर करना, वो ये है कि इसकी मदद से, सोशल ग्रुप में पावर को शेयर करने की वजह से आपका सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम फेयर शेयर दिला सकते हैं समाज में। जो समाज में कम है यानी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं उनको हम फेयर शेयर दिलवा सकते हैं। एंड द लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी पावर शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि कोलिजन गवर्नमेंट इसका शानदार एग्जांपल है। हम जानते हैं पॉलिटिकल एरिना में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजोरिटी को नहीं पाती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर अलायंस बनाते हैं और एक दूसरे के साथ पावर शेयर करके कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट करके पावर को होल्ड करते हैं, सरकार बनाते हैं, देश को चलाते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं, पावर को शेयर करती हैं आपस में। और साथ ही साथ इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, इन सब के साथ भी पावर शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान एरिना में कोई भी, आप जानते हैं कोई विवाद होती है, कोई विवाद होता है, हर व्यक्ति क्या मूवमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। हर इंटरेस्ट ग्रुप जो अपने हित के लिए सरकार की पॉलिसीज पे, उसके नॉर्म्स पे प्रेशर बना सकता है, संगठन बना सकता है, मूवमेंट कर सकता है, मार्चिंग कर सकता है बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। अगर ऐसा न हो तो प्रेशर ग्रुप काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रुप क्या है, सरकार की पॉलिसीज पे, उनके जो है इंप्लीमेंटेशन पे क्या बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। कोई किसी भी रॉन्ग पॉलिसीज अगर उनको लगती है तो उस पर उनको प्रेशर करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ पावर शेयर है तभी तो यानी कि ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के साथ पावर शेयर करके हम जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो आई होप आप इस पूरे चैप्टर के चारों जो मेजर कंटेंट थे, जो हेडिंग थे, उसको आप समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे, जान पाए होंगे। यानी हमने पढ़ा किसके बारे में, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में सभी एस्पेक्ट को, श्रीलंका और बेल्जियम के कंप्लीट एस्पेक्ट को। यानी कि एक बार फिर से कंसोलिडेट विद इन 30 सेकंड अगर इस पूरे टॉपिक को कर लें तो समझिए ध्यान से एक बार फिर से कंप्लीट टॉपिक को। हमने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कंप्लीट। पहले हमने क्या देखा, एथनिक कंपोजिशन की 59% लोग किसमें रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज। 40% लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, वेलोन रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। बाकी बचे 1% लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज, यानी जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को, 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को, वहीं पर 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। यानी हमने देख लिया जो देश में ज्यादा है वो कैपिटल सिटी में कम है, और जो कैपिटल सिटी में ज्यादा है वो देश में कम। लेकिन अपनी डाइवर्सिटीज को बहुत ही शानदार तरीके से बेल्जियम क्या करता है, एकोमोडेट करता है, एकोमोडेटिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके। वहीं पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में मेजर जो कम्युनिटी है वो 74% है, जिसको हम बोलते हैं सिन्हाला स्पीकर्स, और 18% क्या है, तमिल स्पीकर्स। और तमिल स्पीकर्स में दो सब ग्रुप हैं, 13 और 5। 13% क्या है, श्रीलंकन तमिल्स हैं, और 5% क्या है, इंडियन तमिल्स हैं। ये चीजें हमने देख लिया एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका को। और श्रीलंका ने यहाँ पे थोड़ा सा अनबायस होकर काम नहीं किया, फेवर किया अपनी मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ, और अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को, जिसकी वजह से यहां पर हमें सिविल वार देखने को मिलता है और यहां पे पीसफुल व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है, शांति, सौहार्द, इक्वलिटी हमें देखने को मिल जाती है। यानी हम समझ चुके हैं कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर अ सोसाइटी इन विच वी वांट टू मेक अ हार्मोनियस एंड पीसफुल लाइफ। हम अगर जिस सोसाइटी में शांति और सौहार्द बनाना चाहते हैं, उस सोसाइटी में, समाज में, उस देश में पावर शेयरिंग होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि व्हाई
डू वी नीड पावर शेयरिंग, जिसमें हमने प्रूडेंशियल और मोरल दोनों रीजंस को देखा कि प्रूडेंशियल किसे कहते हैं, मोरल किसे कहते हैं, कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, और मोरल रीजन को बोला गया इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीजें कही गई रीजंस में। और इसके बाद हमने 4 फॉर्म्स को देखा, आर्गन्स, लेवल्स और आर्गन्स, लेवल्स, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। इन सभी के साथ भी पावर शेयरिंग होते हुए देखने को मिलती है। फाइनली हम समझ चुके कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पावर शेयरिंग कितना क्रूशियल एलिमेंट होता है। सो इसी के साथ वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म के वन शॉट को। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। आई होप ये सेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि हमारे देश के लिए सबसे जरूरी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन सा होता है, होना चाहिए, या कौन सा होता है, आर्गन्स पे, लेवल्स में, सोशल ग्रुप्स में, या फिर पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में, यानी कौन सा सबसे जरूरी होता है, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको आप कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। साथ ही साथ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।